साल में 2 बार डियरनेस अलाउंस बढ़ता है, तो कम से कम उसे साल भर में 10% की हाइक मिल सकती है। ये हमारा कुमुलेटिव एक आइडिया है कि हम चाहते हैं कि एट लास्ट कम से कम कर्मचारी की 10% सैलरी साल भर में बढ़ जाए। तो हमने क्या ज़्यादा माँग लिया, प्राइवेट सेक्टर तो 30% तक देते हैं, हमको तो कोई तकलीफ नहीं है। और रही बात प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में हमारी हिस्सेदारी 6% की है, सीधी-सी बात है। हमने तो ज़्यादा माँगा ही नहीं, हम तो बस अपना हक ही माँग रहे हैं सरकार से। और प्राइवेट कंपनी जो अपना अपना जीडीपी दिखाए कि उसका जीडीपी में कितना ग्रोथ है, उतना उसके कर्मचारी माँगेंगे और वाजिब-सी बात है, उतना मिलना चाहिए। अगर आप मीडिया के सेक्टर में काम कर रही हैं, अगर आपका मीडिया कंपनी उसकी जीडीपी जो ग्रोथ रेट है 10% से ऊपर है, तो आप भी ऑब्वियसली अपने जो आपका जो भी है सीईओ है या जो भी है उसका मालिक है या जो भी उसका उसको रन करता है, तो उससे डिमांड करेंगे कि भाई हमारी इतनी हिस्सेदारी है और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी, इसमें क्या गलत? चलिए, यहाँ पे सर एक और फैक्टर जो हमने देखा कि पेंशन का जो रिवीजन है उसको लेकर भी मांग हो रही है। एम्प्लॉयज़ और यूनियंस जो है लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर के मांग कर रहे हैं। हमने पिछली बार भी इसको लेकर के एक बड़ी चर्चा की थी। सैलरी हाइक के साथ ओपीएस को जोड़ करके देखना, आपको लग रहा है फिस्कल रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा रहा है या फिर किस एंगल से इसको देखिए समझा सकते हैं? देखिए जी। देखिए एक बात है, देखिए एनपीएस की जो प्रॉब्लम्स हैं, कल जब हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो हुँ, माननीय जो है आयोग की तरफ से सवाल कहा सीधे-सीधे बोला गया कि देखिए जो चीज़ फिज़िबल नहीं है उस पे बात नहीं करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका तरीका और मैंने भी कहा सर मैं उस पे बात नहीं करूँगा जो फिज़िबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। इफ हुँ, देयर इज़ impossible to scrap the NPS then we will leave the topic and we will suggest something new। तो हमने कहा हम वो न्यू सजेस्ट करना चाहते हैं कि हम कैसे एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट करने का एक फ़ॉर्मूला उनके सामने रखा, तो उनको काफ़ी ठीक लगा। तो उन्होंने कहा इस पर बातचीत की जा सकती है, समझाइए आप क्या समझाना चाहते हैं? फिर हमने उनसे कहा एक बात बताइए सर, कोई 3 व्यक्ति हैं सपोज़ दैट, तीनों हुँ, की डेट ऑफ बर्थ सेम है, तीनों एक ही दिन पे रिटायर होंगे। अगर हुँ, एक आदमी नौकरी करने के 1 साल के बाद मर जाता है, तो उसको 50% हुँ, पेंशन मिलेगी, उसका जितना पैसा कटा था वो सब मिल जाएगा। दूसरा मान लो 10 साल के बाद मर गया, तो उसको भी वही हुँ, होगा, उसको उसका पैसा मिल जाएगा, हुँ, 50% पेंशन मिलेगी। तीसरा मान लो रिटायरमेंट से ठीक 1 दिन पहले मर गया, उसको भी वही लाभ मिलेंगे। तो चौथे आदमी की क्या गलती है कि उसने 42 साल बेदाग नौकरी की, हुँ। 42 साल तक सेवाएँ दी, तो उसको रिवार्ड के तौर पर वो चीज़ आप क्यों नहीं दे सकते? आप सेंसिटाइज़ेशन एक तरफ देख रहे हो, ये अच्छी बात है। बुरे वक़्त में आपने एक बेहतर विकल्प दिया, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन जिसने 42 साल तक 44 साल तक अगर देश की सेवाएँ की, तो उसको वही अवार्ड देने में आपको क्या दिक्कत? हम ये बात माँग रहे हैं, हम अपनी सेवाओं के बदले ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी? सेवाओं के बदले सिक्योरिटी की गारंटी थी। तो हमने कहा हुँ, एनपीएस में भी वही दे दीजिए, अगर हमने इतने साल नौकरी की, तो आप हमको ये विकल्प दो। तो हमने ये डिमांड रखी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम जितना कि इसको गाया गया है कि ये देश के ऊपर इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ जाएगा। अब तो नौकरियाँ ही आपने 30% का डिडक्ट कर दी, छँटनी कर दी, नौकरियाँ बची नहीं। जितना हुँ, भी हमारा जो जिसे हम ग्रुप डी कहा करते थे, ग्रुप डी की तो आपने भर्ती बंद कर दी। पूरा सबसे बड़ी संख्या उन्हीं की थी। वो सारा पैसा तो हुँ, आपने बचा लिया। वो आपने दे हुँ। दिया आउटसोर्सिंग कंपनियों को दे दिया। वो तो 8,000 रुपए में काम चला रहे हैं। तो भर्ती तो हो ही नहीं रही है उस उधर। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सरकारी नौकरियों की संख्या में भी कमी आ गई है मैडम। तो वो इतना बड़ा अब ये फैक्टर नहीं है कि इसको लेकर के इतना हाय-तौबा मचाई जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करने में भी कुछ सरकार का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। सलीके से अगर चीज़ों को किया जाए, तो हुँ, ओल्ड पेंशन स्कीम को भी बहाल किया जा सकता है और एनपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। चलिए अब सर एक आखिरी सवाल पूरा सम अप के साथ हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो कुछ भी माँगे हैं क्योंकि लंबे समय से इस पर जो है वो बातचीत हो रही है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अगर जिस तरीके से अभी भी आउटकम निकल कर के नहीं आया है, कोई एक ऑफिशियल कमिटमेंट भी निकल कर के नहीं आया क्योंकि बजट के टाइम पर भी हमने इस पर चर्चा की थी। हमने आपसे पूछा था कि बजट में तो इसको लेकर के कोई भी स्टेटमेंट निकल कर के नहीं आया है। अभी अगर हम बात करें सर
चूँकि अभी तक कोई भी ऑफ़िशियल कमिटमेंट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि जो मीटिंग्स हो रही है, अब आउटकम कुछ न कुछ पॉज़िटिव बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपके अनुभव के नज़रिए से सर हम समझना चाहेंगे कि अगर 100% किसी चीज़ पर सहमति बनना, ये कह देना जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन किन पॉइंट्स पर जो है चीज़ें फाइनल आउट होती हुई नज़र आती हैं? और अगर हम बात करें एक सम अप प्रपोज़ल की, तो आमतौर जी। पर कितनी कटौती के साथ जो है वो ये चीज़ें सॉर्ट होती हुई आप देख देख पा रहे हैं? देखिए, केवल माँगने से मिल जाता तो हम पूरा पहाड़ माँग लेते। जब हम तो जी। भिखारी बन कर के गए ही हैं माँगने के लिए, जब हम भिखारी बन चुके हैं तो हमको माँगने में शर्म नहीं आएगी। लेकिन माँगने के पीछे लॉजिक्स, रेशनल हुँ, और मतलब जो है तमाम तरह की वैलिडेशन बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रक्रिया हैं जिनको हुँ, फ़ॉलो करना पड़ता है और वास्तव में नीड क्या है। ऐसा नहीं हुँ, कि हम कोई मतलब किसी दूसरे का हक छीन करके अपने पेट में भर लेंगे, वो वाली डिमांड भी नहीं करने वाले हम लोग हैं। तो हम लोगों ने बहुत ही वैलिड जो डिमांड्स हैं, वही की हैं। ऐसी कोई डिमांड मतलब नहीं की है जो जस्टिस से कहीं दूर हो, ऐसा कुछ नहीं किया है। तो जो बात रही है 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की, फिटमेंट फैक्टर सरकार आयोग कैसे देता है, कैसे उसको कैबिनेट मंजूरी देती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको कैसे मंजूरी देती है, वो तो समय के गर्त में है, कोई नहीं जानता है कि क्या होने वाला है। हमारा काम है सही तरीके से अपनी बातों को रखना और एकमत कभी नहीं कोई हो सकता, ये भी संभव नहीं है। ऐसा होता तो राम-राज बहुत समय पहले आ जाता और हुँ, कब से हम राम-राज की परिकल्पना देख रहे हैं, तो ये भी संभव नहीं है कि राम-राज अचानक से आ जाएगा। और ये भी सच है कि जो आप माँगते हैं, वो कभी पूरा नहीं मिलता, कुछ-कुछ रह जाता है। तो कोशिश करते हैं कि अगर हमें ₹100 चाहिए तो हम कहें क शुरुआत करते हैं कि चलो 150 माँगेंगे, तो 80-90 तक या ₹100 तक तो फिर भी सरकार आएगी। ये भी एक एक ट्रेंड है, एक तरीका है, कुछ लोग उसको भी फ़ॉलो करते हैं। तो हमें ये भरोसा है इस बार कि इतना मिलेगा हमको जितने के हम हकदार हैं और जो कमियाँ हैं, ख़ास करके जो बेसिक सैलरी को लेकर के, तो उसमें फिटमेंट फैक्टर को लेकर के या फिर मैं कहूँ कि फैमिली यूनिट्स को लेकर के, सरकार हुँ, 5 फैमिली यूनिट ज़रूर कंसीडर करेगी और कुछ चीज़ें हमने नई डिमांड करी हैं, जैसे आज डिजिटल ज़माना है, हाई ब्रॉडबैंड चाहिए, एआई चाहिए, बिना एआई के आप अपडेट नहीं रह सकते। बहुत सारा डेटा मतलब जो है प्रोसेस करना होता है, तो एआई अब बहुत एसेंशियल हो गया है। तो उसके हुँ, उस तक रीच चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर्स की जगह चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कुछ छुट्टियों की हमने साल में 2 छुट्टियाँ माँगी हैं उर्वशी जी, केवल 2। हुँ, हमने मतलब जो है 45 दिन का सोशल ऑब्लिगेशन लीव की डिमांड करी है, स्पेशल पहले से जिस दिन आदमी नौकरी में आए, उस दिन और फैमिली केयर के लिए 45 दिन, टोटल 90 दिन की हमने डिमांड की है पूरी नौकरी के दरमियान। तो आम तौर पर 20-22 साल में जो आदमी नौकरी में आता है, तो आप उसको देखिए अगर जो आदमी 20 साल की उम्र में नौकरी में आ गया, तो वो कितने साल करेगा? 40 साल नौकरी करेगा। 40 साल को अगर आप 90 से भाग करोगे तो 2 से कुछ ज़्यादा 2.1 पहुँचेगा जाकर के। तो हमने 1 साल में 2 छुट्टी माँग करके कौन-सा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। लेकिन 90 सोचोगे जब आप तो आपको ऐसा लगेगा अरे राम, राम, राम इनको 90 छुट्टियाँ मिल गई। हमने टोटल 90 दिन की डिमांड की है। सरकार 90 दिन देती है, 80 दिन देती है, 45 दिन देती है, ये सरकार के ऊपर है। लेकिन अगर 45 दिन भी देगी तो साल में हमको 1.1 छुट्टी मिलेगी। 1 साल में 1 छुट्टी। और उसके लिए भी लोग सोचते हैं कि 45 दिन की हमने छुट्टी माँग ली। आप सोचिए ज़रा 45 साल तक, 42 साल तक जो आदमी नौकरी करेगा, साल में 1 दिन तो छुट्टी ले सकता है ना। सोशल ऑब्लि उसके घर में मुंडन है, ब्याह है, पार्टी है, शादी है या कोई धार्मिक कथा करनी है,